हेलो दोस्तों, आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट के फुल फॉर्मूला रिवीजन को करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं और बेसिक फार्मूला से लेके हर एक कंसेप्चुअल फार्मूला तक हम देखते हैं। जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड सारे फॉर्मूले रिवाइज कीजिए। बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट इज ऑल्सो नोन एज एसी। एसी के लिए हम बच्चों उसको साइनोसॉइडल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रायंगुलर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों, इट इज़ नोन एज एग्जैक्टली, इसको हम एसी इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ऑल्टरनेट में चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन, इट मूव्स लाइक दैट। तो साइनोसॉइडल एसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नोन एज, ये बच्चों जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको हम लोग पीक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। यस, मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू। दोस्तों, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ दिस वन, दिस इज नोन एज ट्रायंगुलर फॉर्म एंड दिस इज नोन एज एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर फॉर्म। बच्चों, ये जो हमारी लास्ट आपको दिख रही होगी, इसमें हम लोग एसी को डीसी के ऊपर ओवरलैप कराते हैं, इसलिए शिफ्टिंग हो जाती है एसी की। यस दोस्तों, दिस इज अ शिफ्टिंग ऑफ एसी। तो बच्चों क्या होता है, दिस इज ए सुपर इम्पोजिशन ऑफ एसी ओवर डीसी, जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बच्चों, फिर भी आपको ध्यान रखना है ये। चलिए दोस्तों, कुछ बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं एसी के। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को हम 2 पाई म्यू या 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, वेयर जो आपकी म्यू है बच्चों, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी और एफ इज एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी। आप ओमेगा को दोस्तों 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हैं, तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। सेम दोस्तों वोल्टेज के लिए V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज 2 पाई एफ और 2 पाई म्यू एंड ओमेगा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पाई बाय टी। दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड बच्चों। नेक्स्ट हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों, ये हमारी पॉजिटिव है, ये हमारी नेगेटिव है जो हमने देख लिया, एंड सो ऑन, इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो इसी को इसीलिए हम इसको एसी बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू को वी नॉट और आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पीक वैल्यू। यस दोस्तों, कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। आधे में हमारा होता है टाइम पीरियड बाय 2 और 1/4 ऑब्वियसली टी बाय 4 होता है मित्रों। यस, एक साइकिल यहां से लेके यहां तक कंप्लीट होती है, दैट इज नोन एज कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। बेसिक हमने देखा, अब कुछ जो फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं इसी के अंदर वो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम लोग वी नॉट से, वोल्टेज को वी नॉट और करंट को हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम एम्पलीट्यूड का भी नाम देते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों, आई गेस आपको ये फॉर्मूलाज पता होंगे, फिर भी आप एक बार देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो है हमारा एवरेज वैल्यू, जिसको हम आई वी या आई ए वी से भी लिख सकते हैं या वी एवरेज से भी लिखते हैं। बच्चों, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड, मान लीजिए एक्स का हमें एवरेज निकालना है, तो एक्स एवरेज इज इक्वल टू एक्स डी टी ओवर अ साइकिल ओवर अ टाइम फ्रॉम 0 से टी, जिस भी टाइम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉन में टोटल टाइम 0 से टी। दोस्तों, इफ वी आर गोइंग टू कंसर्न, अगर हम एसी की बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट साइकिल में एवरेज जो होती है 0 होती है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है दोस्तों उतना ही नेगेटिव है, और तो नेट आप कैलकुलेट करेंगे तो नेट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस दोस्तों, इसीलिए हम लोग करंट को जब लिखते हैं तो लिखते हैं आई डी टी 0 से टी, सिमिलरली डी टी 0 से टी, ऑब्वियसली हाफ साइकिल के लिए 0 से टी नहीं। तो एवरेज वैल्यू जो निकाली जाती है बच्चों वो 0 से टी बाई 2 के कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि टोटल कंप्लीट साइकिल के लिए, यस दोस्तों, कंप्लीट साइकिल के लिए जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 0। क्या होती है दोस्तों, दैट इज एग्जैक्टली 0। तो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। तो दोस्तों, जब हम ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं कि एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं तो लिखते हैं आई डी टी 0 से टी बाई 2, डी टी 0 से टी बाई 2। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है कि 2 बाई पाई आई नॉट, वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू। यस दोस्तों, आई नॉट क्या है, आपकी पीक वैल्यू है। 2 बाई पाई को जब आप सॉल्व करते हैं तो 0.637 ऑफ आई नॉट आता है या 63.7 टाइम्स ऑफ आई नॉट आता है। इन द सेम मैनर दोस्तों, आप वोल्टेज को भी लिख सकते हैं। वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी एवरेज इज इक्वल टू 2 बाई पाई वी नॉट या 0.637 ऑफ वी नॉट, 63.7% ऑफ वी यहाँ पे हो जाएगा, यस वी नॉट हो जाएगा। दिस इज द एवरेज वैल्यू फॉर द ए सी। नेक्स्ट है हमारा आर एम एस वैल्यू, दैट इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दोस्तों, आरएमएस वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता दूं, रूट मीन्स, आरएमएस वैल्यू का फुल फॉर्म होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। यस दोस्तों, दिस इज नोन एज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। दैट मीन्स टू से दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन,
कि मान लीजिए 3 नंबर्स ले लिए मैंने ए बी सी, तो इन सबका पहले हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर, फिर उसका निकालना है मीन, फिर उसका निकालना है रूट। तो दिस इज नोन एज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। यस दोस्तों, तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर प्लस i3 स्क्वायर डैश 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 अप टू n। तो हमने आरएमएस वैल्यू निकाली। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, देखो पहले हमने i का स्क्वायर किया है। किसी भी चीज का एवरेज दिखाने का तरीका होता है, मान लो a का एवरेज दिखाना है तो उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज। तो आप ध्यान रखेंगे हम लोग एवरेज को ऐसे दिखाते हैं। यस दोस्तों, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द एवरेज लाइक दैट। तो ये चीज़ हमने रिप्रेजेंट की है। अब एवरेज को, आरएमएस को दिखने का ये फॉर्मूला होता है, यू कैन इग्नोर दिस थिंग, बट जब हम एवरेज निकालते हैं एसी की साइनोसॉइडल का, साइनोसॉइडल मतलब ये वाली साइकिल का, तो एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल जो आती है दोस्तों, वो आती है I0 बाय रूट 2, दैट इज 0.707% ऑफ I0 या 70.07% ऑफ I0। दैट इज ऑल्सो आरएमएस वैल्यू के लिए अगर हम वोल्टेज की बात करें बच्चों, तो भी V0 बाय रूट 2 होती है या 0.707% ऑफ V0 होती है, दैट इज 70.7% ऑफ V0 होती है। दोस्तों इस फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं, फिर भी ध्यान रख लेते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ओवर अ कंप्लीट साइकिल 0 से t, उसका एवरेज होता है 1/2। तो आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया वही सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइनोसॉइडल, साइन फंक्शन के लिए जो हमारा आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है I0 बाई रूट 2, एवरेज वैल्यू होती है 2/π I0। हाफ वेव रेक्टिफायर, आधी साइकिल मतलब आधी साइकिल चलेगी, फिर देखो बच्चों ये t/2 टाइम्स तक ये है, फिर आगे t/2 टाइम्स खाली, फिर t/2 टाइम्स, फिर आगे t/2 टाइम्स खाली। दिस इज नोन एज आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। यस बच्चों, ये हाफ वेव रेक्टिफायर आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है I0/π, या फिर एग्जैक्टली आरएमएस वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू होती है I0/2 और एवरेज वैल्यू होती है I0/π। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये जो कंप्लीट साइकिल के लिए बिल्कुल सेम जो साइनोसॉइडल फंक्शन की होती है वही होती है, दैट इज I0 बाय रूट 2 और 2/π I0। यस दोस्तों, अगर एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप्ड एसी के लिए बात करें तो I0 ही होती है, जो पीक वैल्यू होती है वही एवरेज वैल्यू होती है, वही आरएमएस वैल्यू होती है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दोस्तों जो हम ध्यान रखेंगे। पहला इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या होता है? इंपीडेंस बच्चों RLC मतलब रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर में तीनों में जो कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफर की जाती है उसी को हम लोग इंपीडेंस बोलते हैं। यस, थ्रू द एसी इज नोन एज इंपीडेंस। यूनिट इसकी भी ओम होती है। क्या होती है यूनिट? ओम होती है। नेक्स्ट बच्चों, ओम होती है मतलब ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस होती है एलसीआर सर्किट की। रिएक्टेंस क्या होती है बच्चे? स्पेसिफिक हम इंडक्टर की या कैपेसिटर की बात करें, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग रिएक्टेंस बोलते हैं। वी विल से लाइक रिएक्टेंस। यस दोस्तों, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेल का मतलब हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? ऑफर्ड बाय द इंडक्टिव सर्किट, दैट इज एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा होती है 2πf या 2πμ। अगर आप फ्रीक्वेंसी 0 ले लेंगे, डीसी की बात करेंगे तो डीसी के लिए एक्सेल की वैल्यू 0 होती है। बट कैपेसिटेंस की बात करें, इसीलिए कैपेसिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो कैपेसिटेंस के लिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है 1/ωc होती है। ओमेगा की वैल्यू 2πμ रख देते हैं। और जब आप फ्रीक्वेंसी डीसी के लिए 0 पुट करेंगे मित्रों, तो हमारी एक्सी जो आएगी वो इन्फिनिटी आएगी। किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों एडमिटेंस। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंपेडेंस का उल्टा होता है एडमिटेंस, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कम यूज होता है फिर भी आपको पता होना चाहिए। ससेप्टेंस उल्टा होता है किसका? रिएक्टेंस का। जैसे एक्सेल और एक्सी पढ़ा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उनका उल्टा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का उल्टा, एक्सेल का उल्टा 1/एक्सेल को लिखेंगे एसएल, दैट इज ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस और कैपेसिटिव ससेप्टेंस, उसी को लिख देते हैं। एक्सेल की वैल्यू ओमेगा एल या 2πfl, या फिर एक्सेल की वैल्यू ओमेगा एल को ओमेगा ऊपर चला जाता है क्योंकि एक्सी वैल्यू होती है 1/ωc। ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। और एक्सेल होती है ओमेगा एल के बराबर। तो वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज पावर ऑफ एसी सर्किट। पावर क्या होता है दोस्तों? पावर होता है VI cos phi। पावर होता है VI cos phi। V होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, I होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, cos phi होता है, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। फाई क्या होता है? फाई होता है फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। फेज डिफरेंस जो V और I के बीच में होगा, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो डोंट वरी। पहले हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। बच्चों कोई भी फैक्टर इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होगा, अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो हमने वोल्टेज की इक्वेशन लिख दी, V = V0 sin ωt।
आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यस दोस्तों, तो इंस्टेंटेनियस में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। टाइम की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी वोल्ट पावर भी हमारी चेंज हो जाएगी। एवरेज पावर, यस बच्चों, कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम एवरेज पावर निकालते हैं फुल साइकिल के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, दैट इज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। वी आर एम एस को हम लिख सकते हैं वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस को हम पढ़ चुके हैं आई नॉट बाई रूट टू, कॉस फाइव इज द पावर फैक्टर। तो हम वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाइव भी लिख देते हैं, या फिर हम एवरेज पावर को आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। आई का मतलब यहाँ पे आर एम एस वैल्यू ऑफ आई है, या फिर आई को दोस्तों आई आर एम एस को हम वी आर एम एस डिवाइड बाई जेड। जेड क्या होता है सर? इंपीडेंस, जो पूरी सर्किट में रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है उसको हम इंपीडेंस देते हैं। तो वी आर एम एस स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू आर, वी विल से लाइक दैट। यस बच्चों, नेक्स्ट है हमारा अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर बच्चों क्या होता है? जो अपीयर होता है। एक्चुअल में पावर जो होती है, रियल पावर, वो हमारी एवरेज पावर जो हमने अभी पढ़ी, ये ट्रू पावर है, वो यही होती है। लेकिन अपेरेंट जो हमें अपीयर होती है, अपीयर क्या होती है? अपीयर जो होगी वो होगी वी आर एम एस आई आर एम एस, दैट इज वी नॉट आई नॉट। यहाँ पे कॉस फाइव मिसिंग रहता है, बस ये ध्यान रख लो। यस, नेक्स्ट है पावर फैक्टर। जिस कॉस फाइव की हम बात कर रहे थे उसी को हम पावर फैक्टर बोलते हैं। सर फाई क्या है? फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, फेज डिफरेंस वी एंड आई। अब फाई देखो वोल्टेज लीड भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। आपको ध्यान रखना है कॉस फाई जो होता है वो आर बाई जेड होता है, वेयर आर इज रेजिस्टेंस, जेड इज इंपीडेंस। या दूसरा फॉर्मूला होता है ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर, कॉस फाइव की बात हो रही है। अब हम बात करेंगे सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली, कैपेसिटेंस ओनली और इंडक्टेंस ओनली अलग अलग। देखो बच्चों, अगर रेजिस्टर की बात करते हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो वोल्टेज की इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलते हैं, मतलब साथ साथ चलते हैं। इसके पास भी ओमेगा टी है तो इसके पास भी ओमेगा टी है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए फेज डिफरेंस जो होती है वोल्टेज और करंट में वो जीरो होती है। और पीक वैल्यू ऑफ करंट जो होती है वो वी नॉट बाई आर होती है, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली बच्चों, अगर फाइव जीरो है तो कॉस फाइव वन रहेगा। पावर क्या रहेगा? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव वन, इसलिए वी आर एम एस आई आर एम एस या वी नॉट आई नॉट बाई टू। टाइम डिफरेंस, जब फेज डिफरेंस नहीं है तो टाइम डिफरेंस नहीं रहेगा। फेजर डायग्राम बनाते हैं, वोल्टेज को और करंट को हम सेम फेज में रिप्रेजेंट करते हैं। यस, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट वोल्टेज एंड करंट इन द सेम फेज मित्रों। तो हमारा हो गया, ये तो बहुत बेसिक सी बात थी, रेजिस्टर सर्किट जो आप सभी लोग जानते हैं कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में चलता है। बट नेक्स्ट इज इंडक्टिव, दैट इज एल ओनली सर्किट। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एल सर्किट का मतलब हो गया हमने एल इंडक्टर कनेक्ट किया है एक वोल्टेज सप्लाई से वी नॉट साइन ओमेगा टी से। बच्चों, इंडक्टर में हमारा वोल्टेज पाई बाय टू लीड करता है, आगे चलता है, या फिर यू कैन से करंट इज गोइंग टू लैग बाय पाई बाय टू। तो अगर वोल्टेज आपने लिखा वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो यू हैव टू राइट लाइक करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। यस बच्चों, दैट विल बिकम आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। यहां पे करंट आपका लैग कर रहा है पाई बाय टू। यस, तो पीक वैल्यू बिल्कुल सेम बच्चों। देखो वी नॉट अपॉन में रेजिस्टेंस, लेकिन इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस रहता है, दैट इज एक्सएल। तो वी नॉट बाई एक्सएल लिख दिया, एक्सएल को ओमेगा एल भी लिख सकते हो या टू पाई एफ या म्यू कुछ भी लिख सकते हो। मैं दोनों बोल रहा हूं कि आप जो भी चाहे जिसमें कन्वीनियंट हो वो समझ लें। यस, फेज डिफरेंस आपको बता दिया पाई बाय टू होता है, प्लस पाई बाय टू का मतलब यहां पे वोल्टेज लीड कर रहा है किसको? करंट को। पावर फैक्टर, जब फाई की वैल्यू पाई बाय टू पुट करोगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पावर इज ऑब्वियसली जीरो बच्चों। टाइम डिफरेंस बच्चों, देखो आपको ये बात पता है कि एक साइकिल में 2 पाई एंगल कवर होता है और टी टाइम पीरियड होता है, टी टाइम लगता है। तो टी इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई, तो पाई बाय टू के लिए कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा? टी बाय 4 हो जाएगा। तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। फेजर डायग्राम में बच्चों देखो, फेजर डायग्राम में करंट को हमने यहां ड्रॉ किया, तो वोल्टेज को हमें लीड कराना पड़ेगा कितना? पाई बाय टू। और वोल्टेज को हमें यहां पे करंट को, देखो बच्चों यहां पे आपने करंट ड्रॉ किया तो वोल्टेज यहां होगी, करंट यहां ड्रॉ किया तो देखो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें वोल्टेज को लीड कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस, बिल्कुल सेम चलेगा किसकी तरह? इंडक्टर्स की तरह, बट इसमें करंट लीड करेगा पाई बाय टू। वोल्टेज लिखा वी नॉट साइन ओमेगा टी, यस सर, तो करंट होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। इन दिस करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय पाई बाय टू। तो पीक वैल्यू बिल्कुल सेम बेटा, वी नॉट बाई एक्सी हो जाएगा। एक्सी क्या होता है सर? 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सी इज कैपेसिटेंस। यस बच्चों, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो बच्चों वी कैन से लाइक दैट कि वी कैन से लाइक कि हमारा जो वैल्यू होगी वो होगी वी नॉट एक्सी,
दैट इज ओमेगा को वी नॉट ओमेगा सी, क्योंकि एक्स सी की वैल्यू हमने 1/ओमेगा सी पुट कर दिया, ओमेगा इज 2 म्यू सी हो जाएगा, दैट वी हैव टू पुट। आई गेस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फेज डिफरेंस बच्चों π/2 आपको पहले ही बता चुका हूँ, करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस π/2 दैट इज 90, cos 90 इज 0, तो पावर इज 0। टाइम डिफरेंस बच्चों देखो, अगर t टाइम है तो 2 पाई है तो π/2 होगा, मतलब तो हमारा t/4 हो जाएगा, दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। इसमें करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, तो करंट को अगर आप यहाँ ड्रॉ करोगे तो वोल्टेज को यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा और π/2 का फेज डिफरेंस, या फिर वोल्टेज को अगर आप यहाँ ड्रॉ करोगे तो वो करंट को यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। जनरली हम यही वाला यूज करते हैं। करंट को आप दिमाग में बिठा लो दोस्तों, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, वोल्टेज अगर लीड कर रहा है तो यहाँ ड्रॉ कर देंगे क्रॉस इंडक्टर, और वोल्टेज अगर लैग कर रहा है तो कैपेसिटर के क्रॉस यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज द बेसिक सिनेरियो जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम LCR सर्किट सॉरी LCR सर्किट में हम तीनों को कंबाइन करेंगे, दैट इज L, C और R। मतलब रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज को VR बोलेंगे, इंडक्टर के क्रॉस VL बोलेंगे, कैपेसिटर के क्रॉस VC बोलेंगे। सप्लाई हमने दे दी V = V0 sin ओमेगा t, तो VR = IR हो जाएगा बच्चों, VL = IXL हो जाएगा, VC = IXC हो जाएगा। यस, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब हमने क्या किया है, करंट को यहाँ पे फिक्स कर दिया है बच्चों, करंट को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। आप इस फेजर डायग्राम को देखें, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और करंट में वो सेम फेज में चलेंगे, और करंट से इंडक्टर हमारा लीड करेगा VL को और कैपेसिटर हमारा लैग करेगा करंट को, तो इसलिए हमारा फेजर डायग्राम ऐसा आएगा। I यहाँ पे है, VR यहाँ पे है, VL करंट को इंडक्टर का वोल्टेज लीड कर रहा है और कैपेसिटेंस का लैग कर रहा है। यस, दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। जो यहाँ तक पहुंच गए हैं वो कमेंट जरूर करें। यस बच्चों, तो क्या हो जाएगा सर? देखो बच्चों ध्यान से समझना, इन जनरल अगर हम बात करें तो जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि ये हमारी इक्वेशन हो गई, जो हमारा I है यहाँ पे है और VL यहाँ पे है, सॉरी VR यहाँ पे है, VL यहाँ पे है और VC यहाँ पे है। देखो अगर बच्चों VL इज ग्रेटर देन VC, मतलब VL = IXL, तो उसको बोलेंगे इंडक्टिव डोमिनेटिंग सर्किट। तो नेट जो हमारा इधर आएगा वो आएगा VL - VC और नेट V कहीं यहाँ हो जाएगा। तो अगर डोमिनेटिंग है हमारा इंडक्टर तो phi पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर VC इज ग्रेटर देन VL तो हमारा नेट वोल्टेज कहीं यहाँ आ जाएगा और हमारा वोल्टेज यहाँ पे लैग करेगा किसको? करंट को। तो वी विल राइट लाइक दैट। देखो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा है V की इक्वेशन तो लिखी V0 sin ओमेगा t। अब यहाँ पे +-5, +5 कब होगा? जब XL की वैल्यू ज़्यादा होगी XC से, और -5 कब होगी? जब XC की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे? XL से। I0 = V0/Z हो, तो सिंपल सी बात होगी। इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये याद रखेंगे वोल्टेज की बच्चों, V = √VR² प्लस VL - VC का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे कोई भी बड़ा हो सकता है, स्क्वायर कर दिया है तो अगर VC बड़ा होगा तो भी पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आएगी। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलेंगे बच्चों इंपेडेंस की तरफ। Z का फॉर्मूला क्या होता है? √R² प्लस XL इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस XC का होल स्क्वायर। R को एज इट इज लिख दिया, XL को ω/L, XC को 1/ωc। फेज डिफरेंस जो हमारा 5 फेज डिफरेंस होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VL - VC अपॉन में VR, या XL - XC अपॉन में R। XL की वैल्यू ω/L, XC की वैल्यू ये पुट कर दी और R की। बच्चों मैं जस्ट बेसिक फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहा हूँ, आप कंसेप्ट्स वगैरह के लिए आप लेक्चर्स देख चुके होंगे, इसलिए फटाफट फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। इसी में बच्चों एक रेजोनेंस कंडीशन होती है। रेजोनेंस कंडीशन में हमारा करंट मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम करंट के लिए Z मिनिमम होता है। Z मिनिमम के लिए Z का फॉर्मूला आपको पता है, XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R²। इस सिनेरियो के लिए हमें XL और XC इक्वल लेना पड़ता है, तो हमारा ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो XL - XC की वैल्यू आ जाएगी 0 और Z मिनिमम कितना आ जाएगा? R के बराबर आ जाएगा। यस, तो Z मिनिमम R के बराबर हो जाएगा। ये आपका लिखा है Z मिनिमम = R और XL = XC। तो सर्किट हमारी कैसी हो जाएगी? प्योरली रेजिस्टिव, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। रेजोनेंस, इस कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं। इसमें हमारा करंट मैक्सिमम फ्लो करता है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। इस कंडीशन में XL और XC बराबर होते हैं। XL होता है ω0L, XC होता है 1/ω0c। यस बच्चों, तो ω0 इज द फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 1/√LC होती है, रेडियन पर सेकेंड, और
ओमेगा को 2 पाई म्यू नॉट लिख सकते हैं, 2 पाई नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 पाई अंडर रूट एलसी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू दिस थिंग। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस। आप देखें तो इसमें रेजिस्टेंस कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो बच्चों कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे, मैंने फटाफट क्विकली रिवाइज कराने के लिए आपको ये मैंने बताया है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। जस्ट इसके बाद हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम टॉपिक वाइज जो हमारे हर चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स होंगे सबके ऊपर हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।